नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय टाइप के जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और पूछे जा सकते इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बीए की जब आप प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करना होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यानी कि प्रिंसिपल्स माने होता है सिद्धांत, माइक्रो माने होता है छोटा अर्थशास्त्र, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, MACRO, माइक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आप बड़ा अर्थशास्त्र कहते हैं। ये बेस्टी होता है, बेस्टी माने छोटा अर्थशास्त्र यानी जिसको आप कहते हैं बेस्टी अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो सेकंड सेमेस्टर में देखना है। तो इसके बारे में यानी कि बेस्टी अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में विस्तार से हमको पढ़ना है, या बेसिकली कहीं कहीं पर इसको मतलब कि अर्थशास्त्र का परिचय इस पेपर का नाम रखा गया है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स यानी कि जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं तो इसका लगभग मैं 3 से 4 चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपने देखा होगा। अब हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर के बारे में, क्वेश्चंस कैसे कैसे परीक्षाओं में आपसे बनते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये सॉल्व मॉडल पेपर है 2026-27 के लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, मेरा नाम शिवम शुक्ला है और मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करवाता हूँ। बीए और खास करके बीए बीएससी बीकॉम का को करिकुलर पढ़ाया जाता है। और हमारे 2 चैनल और हैं, एक बीए क्रेकर नाम से और एक को करिकुलर मास्टर नाम से। उन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स की ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बना दिया गया, ताकि जो है बस आपको समझाना बाकी है, कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा गया पिछले 3 वर्षों में। अगर उठा 2022, 23, 24 या 25 का पेपर उठा करके देखेंगे तो पूछा गया, तो 26 में जाहिर सी बात है पूछा जाएगा। प्रश्न है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न आपसे पूछा गया है उदासीनता वक्र की परिभाषाएं बताइए, मतलब इसकी पहले ये क्या है और इसकी विशेषता, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम उदासीनता वक्र के अर्थ को समझते हैं कि है क्या ये। उदासीनता वक्र एक रेखा होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को यानी कि कॉम्बिनेशन को दिखाती है। यानी एक ऐसी रेखा होती है उदासीनता वक्र जो क्या करती है, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोजन होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को दर्शाती दो वस्तुओं के बीच के कॉम्बिनेशन को दिखाने वाली रेखा को उदासीनता वक्र कहते हैं। जिनसे उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता माने कंज्यूमर, कंज्यूमर माने जो ग्रहण करता है, जो खरीदता है, जो खाता है, उपयोग करता है। जिनसे क्या होता है, जिनसे उपयोगकर्ता को समान संतोष यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, उसी को उदासीनता वक्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आपको सरल उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे एक उदाहरण समझे बाबू। उदाहरण यह है, मान लीजिए कि एक उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर, मान लेते हैं कि हम हैं, हमको चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। एक उपभोक्ता को चाय भी पसंद है और कॉफी, दोनों का सेवन करना पसंद है। हम सुबह मीटिंग में चाय पीते हैं और शाम मीटिंग में मान लेते हैं कॉफी पीते हैं। तो हमारे लिए आप समझे, यदि उसे यानी हमको 2 कप चाय और 4 कप कॉफी मिले, ठीक है, उसे कुछ संतोष मिलेगा अपने जीवन में, मतलब कि चाहे 2 कप कॉफी मिले, चाहे 4 कप चाय मिले, या 4 कप कॉफी मिले, 2 कप चाय मिले, ठीक है। यदि उसे 3 कप चाय और 2 कप कॉफी मिले तो भी उतना ही संतोष मिल सकता है, चाहे इसकी मात्रा घटा बढ़ा दे। तो दो वस्तुओं के बीच के जो समायोजन है, तालमेल है, इसको कहीं ना कहीं दिखाता है कि चाय मिल जाए चाहे बढ़ करके, चाहे काफी घट करके मिल जाए, चाहे काफी बढ़ जाए, चाय घट जाए, तो लेकिन व्यक्ति संतोषजनक स्थिति में रहेगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, चाय के स्थान पर काफी ही मिल गई। जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ भी एक जो है विकल्प के रूप में मिल जाए, तो थोड़ा सा उसमें आप उदासीनता वक्र जो होता है इसी को कहते हैं। इन सभी संयोजन को जोड़ करके जो रेखा बनती है वही उदासीनता वक्र कहलाती है। जब इन सभी चीजों को मिला करके, इन सभी वस्तुओं के संयोजनों को मिला लेते हैं और एक रेखा बनती है, तो उसी को उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। विद्वानों ने कई परिभाषा दी है, जैसे कि प्रोफेसर हिक्स प्रोफेसर हिक्स कहते हैं उदासीनता वक्र उन वस्तु संयोजनों का समूह होता है, तमाम वस्तुओं के मतलब का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशंस होता है,
जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष मिलता है। यानी चाय के स्थान पर काफी भी अगर बढ़ा चढ़ा करके उसको मिल जाए तो भी उसको संतोष मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप जो है मोबाइल फोन है तो आप चाहे एप्पल का फोन चलाएं, एप्पल का फोन छोड़ दीजिए, चाहे आप रेडमी का फोन चलाएं, चाहे रियलमी का चलाएं, चाहे ओप्पो वीवो का चलाएं, फोन एक ही काम करेगा। यानी कि आपका काम हो रहा है, आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। यानी फोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको चाहे रेडमी का मिल जाए और चाहे आपको ओप्पो वीवो का मिल जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो बात एक ही नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, ये उदासीनता वक्र मतलब दो वस्तुओं के बीच संयोजन को दर्शाता है। ऐसे ही चाय कॉफी, यानी कि आपका संतोष हो जाता है, उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्राप्त हो जाए, ऐसी वस्तुएं एक रेखा में जब उसको रखते हैं, उनका संयोजन करते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनको विकल्प के रूप में दिया जा सकता है, तो वो यही को उदासीनता वक्र कहते हैं। इसकी विशेषताओं को समझते हैं, फीचर्स यानी उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्र की पहली विशेषता यह है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़े तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटनी मतलब कि घटानी पड़ेगी ताकि संतोष समान रहे। इस कारण से वक्र हमेशा नीचे ऊपर नीचे की ओर ढलान लिए होता है। यानी मान लेते हैं चाय का दाम बढ़ जाए तो कॉफी का रेट घटाना होगा ताकि एक प्रकार संतोषजनक स्थिति में बनी रहे, ताकि वो चाय के स्थान पर कॉफी की चुस्कियां लेकर के चाय वाली फीलिंग के साथ मौज कर सके। ठीक है, ऐसी स्थिति यानी पहली विशेषता इसकी, यानी कि नीचे की ओर झुकाव इसका होता है। दूसरी बात, उदासीनता वक्र क्या होता है, दूसरी बात यह है कि मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी उदासीनता वक्र जो होता है आमतौर पर मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है यानी उठा हुआ। कारण यह है कि उपभोक्ता एक वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा छोड़ते समय दूसरी वस्तु की घटती हुई मात्रा लेना पसंद करता है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर में ह्रास कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरी विशेषता इसकी हो गई। तीसरी विशेषता देखेंगे, तीसरी विशेषता है कभी नहीं काटते। ठीक है, यानी कि यदि दो उदासीनता वक्र आपस में कट जाएं तो इसका अर्थ होगा कि एक ही संयोजन से उपभोक्ता को दो अलग अलग स्तर का संतोष मिल रहा है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अलग अलग संतोष नहीं मिलना चाहिए, तभी वो उदासीनता वक्र की कैटेगरी में आता है। यानी कि उसको एक ही टाइप का संतोष मिलना चाहिए उस वस्तु को ग्रहण करने के बाद में। ठीक है, चौथी विशेषता यह है इसकी, चौथी विशेषता देखेंगे बाबू, चौथी विशेषता इसकी यह है उदासीनता वक्र की कि ऊपर वाले वक्र अधिक संतोष दिखाते हैं इसमें। जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से दूर होता है वह अधिक वस्तुएं दर्शाता है, इसलिए वह उच्च स्तर के संतोष को प्रकट करता है। ये सब इसकी विशेषताएं हो गई। इसके महत्व क्या है, उदासीनता वक्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि उपभोक्ता की पसंद और चयन समझने में मदद मिलती है। उपभोक्ता क्या पसंद करता है, क्या लाइक करता है और क्या वो चुन सकता है, इसमें मदद मिलती है। मांग वक्र यानी डिमांड कर्व जो होता है उसकी व्याख्या इस आधार पर हो जाती है, यानी डिमांड वक्र की व्याख्या उदासीनता वक्र के आधार पर ही की जा सकती है। इसके साथ ही साथ उपयोगिता यानी यूटिलिटी की पारंपरिक थियरी की कमजोरियों को दूर करता है। ठीक है, तो उपयोगिता की जो पारंपरिक थियरी है उपयोगिता की, उसको उनकी जो कमजोरियां उनको दूर करता है। कि मान लेते कि आपको चाय ना मिले तो ऐसा नहीं कि चाय के बिना आप नहीं रह पाएंगे, उसके स्थान पर आप कॉफी पी पाएंगे, ये व्यवस्था। इसी को एक प्रकार से कहीं कहीं बोलते हैं एक ऐसा एक स्थापन वस्तुएं भी बोलते हैं। इन वस्तुओं को स्थापन वस्तुएं कहते हैं। स्थापन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे कि मान लेते हैं रेडमी की फोन के स्थान पर वीवो का फोन चलाना, या मान लेते हैं चप्पल के स्थान पर आपने दूसरे या जूता पहन लिया निकल गए तो आपका काम हो रहा है, यानी कि चाय के स्थान पर कॉफी। ठीक है, या संतरे के जूस के स्थान पर मौसमी का जूस पी लिया, या ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ भी आपको खाना हुआ, आपको मान लेते सेब खाना हुआ, सेब के स्थान पर आपने जो है कोई दूसरा ऐसा पदार्थ खा लिया जो कि सेब के जैसा हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वही सेम क्वालिटी हो और उसी फीलिंग्स के साथ आपको खाना हो, तो उसी को स्थापन वस्तुएं कहते हैं। और बेसिकली उदासीनता वक्र में इन्हीं स्थापन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र आधुनिक उपभोक्ता सिद्धांत का आधार प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता कैसे दो वस्तुओं के बीच चयन करता है और संतोष का स्तर समान बनाए रखता है। चाय और कॉफी कब ज्यादा पीनी है, कब कम पीनी है, दोनों का तालमेल बैठा करके चलता है। इसी को उदासीनता वक्र कहते हैं। इस तरीके से आपने पहले प्रश्न का उत्तर देखा। ऐसे ही दूसरे प्रश्न का उत्तर हम समझेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है बाबू?
दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, दूसरा प्रश्न है मूल्य भेदभाव यानी प्राइस डिटरमिन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन से क्या आशय है। मूल्य भेदभाव जो होता है, अलग अलग सिचुएशन में मूल्य का अंतर आपको दिखाई पड़ता है। इससे क्या मतलब है, एकाधिकार में मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। एकाधिकार मार्केट होता है, ऐसा मार्केट जहां पर एक ही वस्तु को बेचने वाला कोई एक ही व्यक्ति, जैसे कि मार्केट में एजेंसी ली जाती है, एजेंसी जो लिया होता है उसके पास एक ही व्यक्ति के पास पूरे मार्केट में एजेंसी होती है, वही उसी के द्वारा पूरे जो है बाजार में सप्लाई होती है। तो वो एक प्रकार से एक अधिकार में वो मूल्य डिसाइड कर सकता है। जैसे कोरोना पीरियड में जिसके पास एजेंसी थी और जिसके पास सामान कुछ था, वो सामान आप देखते खूब महंगे दाम पर बेच सकता था, वो अपना रेट बढ़ा घटा सकता था, जिस तरीके से कि भाई माल है ही नहीं, 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बिकना शुरू हो जाता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है, जब किसी एक ही व्यक्ति के पास कोई चीज रहेगी तो भाव खाने लगेगा, यानी कि भाव खाने लगेगा मतलब क्या क्या होगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन जब वही तमाम लोगों के पास रहेगी तो एक व्यक्ति का मूल्य जैसे बढ़ाएगा तो उसकी वस्तु को कोई खरीदेगा ही नहीं, बगल में दूसरे की दुकान है उससे जाकर के खरीद लेगा, ये जो है होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मूल्य भेदभाव जो होता है वो कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे, विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। 9161 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, क्या एसएमएस कर देना है, इस नंबर पर आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में है आप, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिएगा। जैसे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी। कितने रुपए बाबू, मात्र 100 रुपए फीस इसी जो है स्कैनर पर आपको जमा करनी होगी। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आप किसी दूसरे से, अपने भाई से, पिताजी से या फिर किसी से भी करवा सकते हैं, जो भी चलाता हो आपके घर में, आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं इस क्यूआर कोड पर। जैसे आप मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने या कुछ खरीदने, जो क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं, ऐसे ही पेमेंट यहाँ पर भी आपको कर देना है। ठीक है, जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, वहां पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स की कि यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था ऐसी है कि अधिकतर यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स या सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज टाइप के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सर, इसके प्रैक्टिस सेट और लिखित टाइप के क्वेश्चन, जैसे पहली प्रैक्टिस सेट है ऐसे और प्रैक्टिस सेट बनी गई, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा आपको। ऐसे प्रैक्टिस सेट बन करके वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलता रहेगा, उसके लिए परेशान ना हो। पीडीएफ नोट्स सभी की मिलेगी। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है सर, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है सर, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, सबकी सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की नहीं, इकोनॉमिक्स के साथ मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट इतिहास है, भूगोल है या फिर हिंदी है, संस्कृत है या फिर जो भी और सब्जेक्ट है, को करिकुलर है, यानी आपका 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट या 3 मेजर है तब भी, यानी मान लेते 4-5 सब्जेक्ट जो आपके हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स के लिए बेसिकली ग्रुप आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और आप आसानी से जुड़ करके अपनी तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि ये क्लास जो पीछे आपको दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ पूरा, ये सब आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिल जाएगा। अब पूरा जिसमें ये पीडीएफ नोट्स बहुत बड़ा है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं। अब जहां तक जैसे कि क्लास होगी तो उसके बाद में तमाम क्वेश्चन और बचेंगे इस पीडीएफ में, तो वो आपका सेकंड वीडियो में आएगा, उससे पहले ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप क्या कर पाएंगे, पहले ही चीजों को जान पाएंगे, पीडीएफ नोट्स पहले पढ़ पाएंगे, फिर जब बाद में वीडियोस आएगी तो आपके लिए और आसानी होगी, या वीडियोस तो आपके लिए पीडीएफ नोट्स में सब कुछ आपको एक सरल भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप आसानी से परीक्षा के एक दिन पहले लिख कर पढ़ करके जाइएगा, आपका हो जाएगा। इसके अलावा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको जो मिलेंगे उसको सॉल्व करवा करके आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी व्यवस्था है, सभी सब्जेक्ट का कोर्स यहाँ पर मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, केवल 100 रुपए फीस बहुत कम रखी गई है। और कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपकी परीक्षा में आपको उत्तीर्ण करवाए, परीक्षा में आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। मतलब यही से क्वेश्चन आएंगे, पिछले 3-4 वर्षों के क्वेश्चन को मैं छांट छांट करके आपको पढ़ाता रहता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते, तो ये सब दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, मूल्य भेदभाव क्या होता है और कैसे होता है, और एकाधिकार बाजार में मूल्य भेदभाव जो होता है उसको कैसे निर्धारित करता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो अर्थ समझिए इसका। मूल्य भेदभाव या कीमत विभेद कह सकते हैं इसको। मूल्य भेदभाव का मतलब होता है एक ही वस्तु को एक ही समय पर अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना। इसी को ऐसे मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति, जैसे रमेश, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका दुकान है, मान लेते हैं मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी एक दुकान है। ठीक है, और रमेश और सुरेश
सुरेश, रमेश और सुरेश दो व्यक्ति हैं, दो कंज्यूमर हैं, एक ही वस्तु मान लेते हैं, वो जो है चीनी खरीदने के लिए जाते हैं। 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपए है वास्तव में अगर देखा जाए, ठीक है। एक ही समय पर जैसे मान लेते हैं मूल्य भेदभाव हेतु उपभोक्ता को अलग अलग कीमत पर बेचना, मान लेते हैं मोहन जो है जब सुरेश सौदा लेने आता है चीनी 1 किलो दाम, तो इसका चीनी का रेट ये 45 रुपए लगा देता है, लेकिन जब यही रमेश आता तो इसको कितने रुपए में देता है, ये 42 रुपए में या फिर 40 रुपए में दे देता है, ठीक है। एक ही समय में रमेश को चीनी 40 में दिया और उसी समय में मोहन ने सुरेश को चीनी 45 में दिया, यानी 5 रुपए महंगा बेचा, तो कीमत विभेद हो गया। एक ही समय में दो उपभोक्ताओं को किसी के द्वारा दो एक ही वस्तु का अलग अलग रेट लिया जाए, अलग अलग मूल्य दिया जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कीमत विभेद या मूल्य या कीमत विभेद, या फिर क्या कह सकते हैं आपका मूल्य भेदभाव, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, उदाहरण के रूप में समझें, जैसे कि रेलवे में एक ही दूरी तय करने पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए अलग अलग लगते हैं, जैसे कि आप या फिर सिनेमा हॉल में बच्चों और बड़ों को टिकट अलग अलग मिलता है, या फिर सिनेमा हॉल में आप जैसे आगे की टिकट लेंगे तो सस्ती पड़ेगी, जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं टिकट आपकी महंगी होती जाती है और सबसे पीछे वाली सीट की टिकट सबसे महंगी होती है, कॉर्नर पे और महंगी। इस तरीके से आप सीट जब चुनाव करते हो उसके हिसाब से आपका रेट बढ़ता जाता है। एक ही समय में उसी वस्तु के लिए अलग अलग रेट होता है कभी कभी, ठीक है। ये दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है उसका संबंध अच्छा हो इसलिए उसको चीनी 40 में मिल गई, उसको 45 में दिया हो, या फिर हो सकता है कि भाई उसकी क्वालिटी कुछ और रही हो, उसकी क्वालिटी कुछ और रही हो। ऐसे ही रेलवे में आप देखते हैं जब आप फर्स्ट एसी में टिकट करते हैं, फर्स्ट एसी का महंगा पड़ता है एकदम फ्लाइट के लेवल का। सेकंड नंबर पर जब आप टिकट पर एसी मतलब थर्ड मतलब कि सेकंड एसी में जाते हैं तो एक चैम्बर टाइप का बना रहता है आपको, और जब थर्ड एसी में जाते हैं तब क्या होता है, एक बढ़िया सीट रहती है, उसी पर गद्दा उद्दा मिल जाता है आपको, ठीक है, उसमें जाओ। और जब आप जो है रिजर्वेशन में जाते हैं तो आपको सीट ही केवल मिलती है बस, ठीक है, आपको एसी नहीं लगी रहती डब्बे में, लेकिन रेट कम होता जाता है। और जब आप एकदम से चालू डब्बा में जाते हैं तो 70-75 रुपए में आप चले जाओ 400-500 किलोमीटर बैठ करके 90 रुपए में, ठीक है। तो इस तरीके से ये टिकट डिसाइड होता है, तो उसमें भी मूल्य विभेद आपको दिख गया, एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए आपको अलग अलग मूल्य पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सुविधा है, क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, इसमें घटेगी उसमें दाम घट जाएगा, जिसमें क्वालिटी बढ़ेगी उसमें रेट बढ़ जाएगा, तो यही कीमत विभेद है, मूल्य विभेद होता है। जैसे कि डॉक्टर अमीर से ज्यादा पैसे ले सकता है और गरीब से कम फीस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गरीब है वो, उसको लगा डॉक्टर को कि भाई मैं अपनी फीस यहाँ से नहीं ले रहा हूँ। या फिर मान लेते हैं जैसे तमाम सारी चीजें हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे, हालांकि छोड़िए इसको, तो डॉक्टर अमीर से ज्यादा पैसे ले सकता है और गरीब से हो सकता है कम फीस ले, तो ये सब क्या है, कीमत विभेद ही होता है, मूल्य का एक प्रकार से भेदभाव ही होता है। प्रोफेसर पीगू नाम के एक अर्थशास्त्री, बड़े फेमस अर्थशास्त्री हैं, ये कहते हैं कि मूल्य भेदभाव तब होता है जब एक वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता हो, ठीक है, बात वही है। मूल्य भेदभाव के प्रकार बताइए, टाइप्स। देखिए कई प्रकार के मूल्य भेदभाव होते हैं। पहला है प्रथम डिग्री, फर्स्ट डिग्री का मूल्य भेदभाव, प्रत्येक उपभोक्ता से उसकी अधिकतम भुगतान क्षमता के अनुसार मूल्य लेना। तो पहला क्या होता है फर्स्ट डिग्री में, कि प्रत्येक उपभोक्ता जो है उसकी उसकी अधिकतम भुगतान क्षमता, यानी जितना वो दे सकता है उतना लेना, पहली बात। दूसरी बात द्वितीय डिग्री, सेकंड डिग्री, बड़ी मात्रा लेने वालों को कम मूल्य देना और छोटी मात्रा वालों को अधिक मूल्य पर बेचना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं, जैसे बोला जाता है कि अगर 1 किलो आलू आप खरीदते हैं मंडी में, खास करके होता है, जैसे 1 किलो आलू अगर आप खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए की, मानते 20 रुपए किलो आलू है, 1 किलो आलू आपको 20 रुपए की मिलेगी, ठीक है। मुझे पता नहीं कि रेट और कितना है क्योंकि मैं कभी खरीदा नहीं हूँ जल्दी जा करके, ठीक है, भैया ये लाते हैं। तो मान लेते हैं 1 किलो आलू 20 रुपए की है मिनिमम मान लीजिए, तो आप 1 किलो आलू लेंगे तो 20 को आपको पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब वही आलू आप जो है 5 किलो पसेरी के भाव लेते हैं थोक रेट में, तो आपको वही रेट सस्ता हो जाता है, आपको 18 रुपए में या फिर 15 रुपए में आलू का रेट लगा करके देता है जो मंडी वाला होता है। तो 15 पचे 75 रुपए में एक पसेरी आलू आपको मिल जाएगी, लेकिन वही 75 में 80 में मिल जाएगी, 80 मान लीजिए, एक पसेरी आलू 80 के, 5 किलो आलू 80 के। से आम के रेट में आप देखते हैं, आम जब बिकाता है तो आइए 100 का 1.5, 100 का 3 किलो, 100 का 3 किलो, 100 का 3 किलो, ठीक है, लेकिन 1 किलो लेंगे तब कितने का, 40 रुपए का पड़ेगा। 1 किलो लोगे तो 40 का आम पड़ेगा, तो 3 किलो लोगे कितने का, 4 × 12 120 होना चाहिए। लेकिन वो 90 का मतलब 100 का क्यों बेच रहा है, 3 किलो, क्योंकि वो आप 1 किलो मतलब 3 किलो इकट्ठा ले रहे हैं। तो थोक लेंगे तो रेट आपका कम लगेगा और फुटकर लेंगे तो रेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तृतीय डिग्री में ये होता है, मूल्य की कीमत भेदभाव इस वजह से होता है।
तीसरा मूल्य का भेदभाव होता है तृतीय डिग्री में। अलग अलग उपभोक्ता समूहों या बाजारों में अलग अलग मूल्य तय करना, जैसे कि छात्रों को छूट। कभी कभी हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे अभी आप देखते हैं गोंडा में जो है, या फिर कहीं पर आप देखते हैं व्यवस्था हुई थी, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी छात्रों को छूट दे दी गई, जैसे पेट का एग्जाम देने बच्चे गए, उनको खाना फ्री में दे दिया गया या कुछ भी दे दिया गया, तो इस तरीके से उनके लिए कुछ छूट रख सकते हैं दुकानदार अपने हिसाब से, या कह सकते हैं भाई बच्चे बहुत दूर से आए, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दी, ठीक है। तो ऐसे में उनके लिए अलग से वो पानी 10 रुपए का, मतलब 20 का मिलता है बोतल, उनको 10 को दे देगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे प्यासे हैं और बच्चे आए हैं। इस तरीके से भी भेदभाव हो सकता है, कीमत में घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। अगला, अब एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। एकाधिकार, एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है, उसके पास मूल्य तय करने की शक्ति होती है, वो चाहे तो रेट बढ़ा करके बेचे और चाहे तो रेट घटा करके बेचे। जैसे कि इसमें एक चौपाई तुलसीदास जी कहते हैं कि है स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव ही मन ही कराई जोई सोई। इस पर इस उदाहरण को आप फिट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि एक अधिकार, एक माने एक अधिकार माने अधिकार, यानी मार्केट पर उसी का अधिकार। जैसे एजेंसी मैंने आपको बताया था, एक ही व्यक्ति के पास है। जैसे मान लेते हैं अभी यूट्यूब पर केवल मैं ही पढ़ाता, तो मेरा जैसा इच्छा होता है वैसा पढ़ाता, लेकिन और लोग पढ़ा रहे हैं, कंपटीटर तमाम सारे हो जाएंगे, तो और क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे जब मार्केट में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, तो मार्केट में रेट जो होता है फिक्स रहता है, रेट बढ़ता घटता जल्दी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति एक दुकानदार रेट बढ़ाएगा तो उसके यहाँ लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसलिए वहां पर रेट सही रहता है। ऐसे मार्केट में आप जाते कभी कभी तो मोबाइल की दुकान है, तो 15-20 मोबाइल की दुकान मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए होता है। और ये एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है आपके लिए कि जब आप, कोई एजेंसी वाला है, किसी के पास कोई चीज इकट्ठा उसी के पास है मामला पूरा, तो वो रेट को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। ये चीजें उसके पास क्या होता है, मूल्य तय करने की शक्ति होती है। उत्पादन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत आय और बराबर सीमांत लागत, यानी कि सीमांत आय और सीमांत लागत जो होता है, यानी एम आर बराबर एम सी यहाँ पर होता है। फिर उस मात्रा पर मांग वक्र से मूल्य तय होता है। यदि मूल्य भेदभाव संभव हो तो विक्रेता अलग अलग उपभोक्ता समूहों से अलग अलग मूल्य लेकर के अधिक लाभ कमा सकता है। कभी कभी जब उसके पास एक ही चीज है, तो जैसे हिसाब से बेचना चाहे वो अपने हिसाब से चीजों को बेच पाएगा और बेचता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में मान लें कि एक फिल्म की टिकट का सामान्य मूल्य 200 रुपए है। मान लेते हैं आप एक टिकट मूवी देखने जा रहे हैं, उसका मूल्य कितनी है, 200 रुपए है। लेकिन छात्र वर्ग को ये हो सकता है विशेष छूट चल रही हो और पेट का पेपर देने गए हो, तो किसी सिनेमा हॉल ने कहा हो कि भाई हम 200 रुपए की मूवी 100 रुपए में दिखाएंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे पेपर दे करके आ रहे हैं। आज शाम उनके लिए जश्न का माहौल है, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ होगा, वो देखेंगे बेचारे, देख लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो गया एसी में बैठ करके आराम से, ठीक है। तो लेकिन छात्र वर्ग को 100 रुपए की रियायत दी जाती है, जबकि एसी हॉल में टिकट 300 की होती है। तो कभी कभी आप देखते हैं छात्रों को, मान लो छात्रों के लिए टिकट घटा दी गई 100 रुपए में, 200 रुपए मूल्य टिकट सामान्य मूल्य का है। लेकिन वही टिकट जब आप एसी एकदम लेते हैं या फिर आप एकदम सोफा वाली सीट लेते हैं, तो वही सीट 300-400 की हो जाती है। यह तृतीय डिग्री मूल्य का भेदभाव दिखाता है, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको समझाया। ये है आपका भैया कीमत भेदभाव, या कीमत का एक प्रकार से जो भेदभाव होता है, ठीक है। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इससे उत्पादन को अधिक लाभ मिल सकता है उत्पादक को, साथ ही साथ में कभी कभी समाज हित में भी उपयोगी, जैसे कि गरीबों के लिए सस्ता इलाज करना हुआ, सस्ते सामान देना हुआ गरीबों के लिए, कि भाई जो गरीब होगा उसको हम सस्ता सामान देंगे, जो अमीर होगा उसको हम मतलब कि थोड़ा बढ़ा करके सामान देंगे। या फिर जो गरीब होगा उसके लिए दवाएं फ्री में कर देंगे, या फिर दवाएं उनके रेट कम हो जाएंगे, बाकी अमीरों के लिए जैसा रेट था वैसा ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं, जैसा था वैसा, इस तरीके से। परंतु उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कभी कभी शोषणकारी भी ये हो जाता है, यानी कि एक खरीदार के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, जब एकाधिकार हो जाए, फिर ऐसी बात हो कीमत कब घटा दी जाए कब बढ़ा दी जाए, तो ऐसे में कंज्यूमर को, एक खरीदार को बड़ा नुकसान भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि उसको रेट फिक्स नहीं मिलता है, और ऐसे में वो कभी चीजें 40 में खरीदता है चीनी, कभी वो 45 में पाता है, वैसे में दिक्कत आती है। इसीलिए मार्केट में एक प्रकार से एकाधिकार होना उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि मूल्य भेदभाव एकाधिकार की खास विशेषता है।
एकाधिकार में मूल्य भेदभाव होता है, एकाधिकार मार्केट में मूल्य भेदभाव होता है, खूब ज्यादा कीमत विभेद आपको दिखता है। इससे फर्म को लाभ बढ़ाने का अवसर मिलता है, फर्म माने उद्योग को, कंपनी को लाभ बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए कीमत भेदभाव को, तो यह उपभोक्ता पर भार भी डाल सकता है, उपभोक्ता का शोषण भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपने इन प्रश्नों का उत्तर देखा, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने उत्तर को आपको समझा दिया। ऐसे ही आपको उत्तर लिखना होता है। तो दीर्घ उत्तरीय हो गया। आपके तीसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न भैया कौन सा? उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर्स सरप्लस। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कंज्यूमर की जो बचत होती है, मान लेते 100 रुपए का खरीदने गया, 80 रुपए की ही चीजें मिली तो 20 रुपए उसकी बचत हो जाती है। उसी बचत की अवधारणा को आपकी व्याख्या करनी, कैसे क्या होता है, इसे मापने में कठिनाइयां क्या है, यानी कि उपभोक्ता की जो बचत है उसको मापने में क्या कठिनाइयां, क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को बताना है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा हेड डाल करके, अर्थ, मीनिंग। उपभोक्ता की बचत का मतलब होता है वह अतिरिक्त संतोष या लाभ जो उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदते समय मिलता है। मान लेते वस्तु 100 रुपए की है और वो छुड़वा करके उसको 80 रुपए में खरीद लेता है, ठीक है, तो 20 रुपए जो है जो बचाया उसने, 100 रुपए का प्लान घर से बना करके गया था वो। जैसे आपको बचपन में मम्मी गेहूं देती थी कि 1 किलो गेहूं, जैसे हम लोगों को गेहूं भी देती थी मम्मी। भैया पहले क्या होता था, पहले जैसे गेहूं होता था तो गेहूं ले जा करके सामान ले आओ, छोटे छोटे हम लोग थे, बहुत छोटे, आज के 15-15 साल पहले की बात है। तो गेहूं मान लीजिए मिलता घर से, तो गेहूं ले जाकर के कि भाई चीनी लाना है, चाय पत्ती लाना है, निरमा लाना है, ठीक है, ये सब ले लाने के लिए मम्मी भेजती थी। और भी पापा हमारे नहीं जान पाए तब भेजती थी, ठीक है, क्योंकि पापा सामान लाते तो भाई जैसे मान लेते हमको पकौड़ी खानी तो बेसन लाना है, तो गाँव में दुकान थी, तो हम लोग इसे मम्मी से कहते मम्मी बनाओ, तो मम्मी कहें कि अच्छा तो सामान लाओ, तो पापा तो गेहूं ले आ जाओ। तो गेहूं मान लो मम्मी दी तो गेहूं लेके गए हम लोग। तब गेहूं जो तौल करके मान लेते हैं वो 2 किलो गेहूं हुआ, 10 रुपया किलो गेहूं या 8 रुपया किलो गेहूं तब बिकता था। 8 दूनी 16 रुपया हुआ, या मान लेते हैं 5 किलो गेहूं था, 10 मतलब कि ऐसे मान लेते हैं ऐसे 2-3-4 किलो थोड़ा सा गिल मान लेते तो अब 16-20 रुपए हुआ, 10 रुपए का आपका एक पौवा बेसन मिलता है। तो भाई 16 का हो गया तो एक पाव बेसन ले लिया, और मान लेते थोड़ा अब 6 रुपया फदिला गया, उसमें से जो और चाय पत्ती ले लिया, मान लेते पहले छोटी पैकेट 2-3 रुपए की पैकेट आती थी, उसको ले लिया, फिर 1-2 रुपए बच गया, फिर 1-2 मतलब कि 1-2 रुपए की और कुछ ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद में फिर जो अपना 1-2 रुपए बचाना हुआ तो उसी में से बचा करके हमने रख लिया, 3 रुपए बचा लिया, 15 रुपए मतलब कि 13 रुपए का सामान ले लिया, 3 रुपए बचा लिया। तो 3 रुपए जो हमने बचा लिया उस गेहूं में, वही हमारी उपभोक्ता की बचत होती खरीदार की, ठीक है। अभी हमने घर के निगाह में बचा लिया, और हो सकता है कि वो जो है गेहूं लेकर के गए थे, तो हो सकता है 8 रुपए किलो के बजाय वो 9 रुपए किलो में जोड़ के दे, या फिर 100 रुपए का माल वो हमको 80 रुपए में दे दे कि भाई आप लगातार हमारे पास आते हैं, हमारे डेली कस्टमर है, तो इसलिए एक प्रकार से ये सब चीजें होती हैं। तो ये चीज उपभोक्ता को जो बचत मिलती है वही उपभोक्ता की बचत होती है। सरल शब्दों में अगर इसी को समझे, आप किसी वस्तु के लिए जितना भुगतान करने को तैयार थे, मान लेते आप 100 रुपए देने को तैयार थे, और जितना वापस वास्तव में भुगतान देना था आपको, मान लेते 100 रुपए देना था, 100 रुपए देने के लिए आप तैयार भी हो गए थे, लेकिन कोई आया आपको कहा कि भाई यार 100 रुपए कौन देगा, 80 रुपए ले लो, 80 रुपए देकर के 20 रुपए आपका बचा लिया। इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं, ठीक है। मार्शल, उपभोक्ता की बचत मार्शल कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल मतलब कि अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े। ये कहते हैं कि उपभोक्ता की बचत वह अंतर है जो उपभोक्ता भुगतान करने को तैयार रहता है और वास्तव में जो वह भुगतान करता है, मान लेते वो 100 रुपए भुगतान तैयार है और वह एक प्रकार से 80 रुपए भुगतान करता है, इसी के बीच के अंतर माने घटाओ, तो 100 में से 80 घटा दो 20, यही 20 उपभोक्ता की बचत हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। उदाहरण के रूप में फिर से समझ लीजिए, ऐसे लिख करके आप समझा दीजिए करिए, जब से पेपर में जब लिखे तो समझा दीजिए आसानी से, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए आप किसी किताब के लिए 500 रुपए तक देने को तैयार थे, कोई किताब आप खरीदने के लिए गए मार्केट में और 500 रुपए उस किताब के लिए तैयार थे देने के लिए, लेकिन वह किताब आपको 300 रुपए में अगर मिल जाती है तो क्या होगा? 200 रुपए आपका बच रहा है, ठीक है। यानी कि आपको 200 का अतिरिक्त लाभ हुआ या संतोष मिला कि 200 रुपए हमारा बच गया। यही उपभोक्ता की बचत होती है, 200 रुपए, ठीक है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है बेटा कि उपभोक्ता के कल्याण को मापने का साधन होता है ये, साथ ही साथ में कर नीति यानी टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में भी ये सहायता करता है। मूल्य नीति यानी कि प्राइसिंग पॉलिसी में भी उपयोगी होता है, मूल्य की पॉलिसी बनाने में भी ये
उपभोक्ता की बचत इंपॉर्टेंस रखती है। मापने में कठिनाइयां, उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो हमको सामने हमारे आती हैं उपभोक्ता की इसको मापने में। पहली बात, उपयोगिता का मापन कठिन होता है। ठीक है। संतोष यानी यूटिलिटी व्यक्तिगत भावना है, इसे संख्याओं में सटीक मापना मुश्किल है। कोई व्यक्ति 500 की वस्तु को 300 में खरीद के संतुष्ट है कि 400 में खरीद के संतुष्ट है, इसको आप माप नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं को मापना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं होता है। दूसरी बात, आय का प्रभाव। वस्तु सस्ती होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है, लेकिन इससे अलग करके मापा नहीं जा सकता है, मापना कठिन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तीसरी बात है कठिनाई की भविष्य की अपेक्षाएं। उपभोक्ता की सोच और अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, जिससे वह कितना देने को तैयार है यह निश्चित नहीं होता कि वह कितना देने को तैयार है। वो सोचता है कि भाई और कम लग जाए, और कम लग जाए, इस तरीके से। जैसे महिलाएं जब बार्गेनिंग करने जाती हैं किसी दुकान पर, तो महिलाएं एक प्रकार से जाती हैं और तुरंत कहती हैं कि अरे, जैसे मानते महिलाओं को कभी साड़ी वाड़ी खरीदते देखा है आप, कभी जाए साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए। अब तो जैसे जो है पहले रेट जो है पहले उसमें घटाया बढ़ाया जाता था, खूब ज्यादा झिक झिक होती थी। महिलाएं जैसे कोई साड़ी थी मान लेते 500, तो दुकानदार दिखता था 500 कहे बहन जी साड़ी, तो 500 रुपए की साड़ी भाई, वह परसों गए हुआ लड़की आयन है 200 रुपए की साड़ी मिली है, ऐसे बोलेंगे। या यही सड़िया तो पहले हम 200 रुपए के, देखो तो देखो एक कमियर है कि नहीं है, देखो सूतिन हुआ एकदम से, ऐसे बोलेंगी हैं। ऐसे मतलब तो दुकानदार एकदम से परेशान हो जाता था। अब दुकानदार बड़े होशियार हो गए हैं, दुकानदारों को पता हो गया है कि महिलाएं जो होती हैं वैसे ही मतलब कि ऐसे बोलेंगे कि भाई उनको अगर आप 500 बताओगे तो वो 150 या 200 रुपए से ऊपर नहीं देने वाली है। 500 की साड़ी अगर आप बता रहे हो, 200 रुपए से ऊपर जो है महिलाएं जो है गांव की वो नहीं देंगी, एकदम कन्फर्म है। 4-5 महिलाएं साथ में जाती हैं, मतलब कि हमसे नोच लेंगी तुमको, तो बेचना मुश्किल हो जाएगा उस व्यक्ति को। ठीक है, आप मार्केट में कभी कपड़े की दुकान पे खड़े होकर के देख लीजिए, और जब महिलाएं खरीदने जाए तब खड़े होइए देखिए, आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर झिक झिक होती है। तो अब दुकानदार बड़े होशियार, तो कुछ तो दुकानदार जो बड़े हैं उन्होंने अपना रेट फिक्स कर दिया कि भाई फलाने साड़ी 900 का है, फलाने साड़ी 500 का, फलाने साड़ी 1500, 2000, 3000, 10,000, 8,000, 100 रुपया, 200 रुपया, इस तरीके से साड़ी का रेट जो है फिक्स करके वो लिख दिया गया भाई। तो जैसे पहुंचोगी तो दिखाएंगे, जैसे गोंडा में 2 दुकान है इस समय कंपटीशन चल रही है, तो वहां पे जब जाओगे आप साड़ी खरीदने, क्योंकि मैं गया था अपने जो है भैया की शादी तो कभी गया था, तो वहां पे क्या होता है कि साड़ी का रेट फिक्स है भाई, इतने की इतनी साड़ी। वहां पर जैसे बैठोगे, बहन जी कितना का दिखा दें, 500 वाली दिखा दे, 800 वाली दिखा दे, 1500 वाली दिखा दे, 2000 वाली दिखा दे, कौन सी दिखा दे, तो आप बताओ आपका रेंज क्या है। रेंज बताओगे उस हिसाब से दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कुछ तो ये व्यापारी हो गए, और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि पहुंचो जो छोटे व्यापारी, तो वो थोड़ा फिक्स थोड़ी कर सकते कितना रेट हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, बड़े दुकान वाले कर देते हैं। छोटी दुकान वाले होशियार है, जैसे देखते हैं कि भाई महिलाएं आ रही हैं, तो 500 रुपए की साड़ी को 1000 रुपए सीधे बताते हैं, दुगुना। बहन जी 1000 की साड़ी है, आप पहिरबो तो आपके ऊपर नंबर 1 के फिट पड़े साड़ी, ऐसे समझाएंगे। अब बखान कर दिया महिला का, तो वो थोड़ा, अरे आप जो साड़ी पहनी हो इससे ये पहनेंगी तो आपको और अच्छा लगेगा, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके। 1000 का साड़ी है बहन जी, आपसे झूठ नहीं बोली थे, ऐसे बोलेगा वो। ठीक है, तो जब ऐसा बातें बोलेगा तो 1000 के, तब महिलाएं जो होंगी, नहीं 1000 के तो नहीं लागत है भैया, ये 1000 के नहीं लागत है। अरे तो बहन जी आप जो है हमारे रेगुलर कस्टमर हो, और आपके ऊपर नीक लागी यही सब कही थी, यह साड़ी आप लियो, 800 रुपया आपका, ना आप वाली ना हमार वाली, 800 रुपया, 800 रुपया। तब नहीं भैया, तब तक एक जनी हुई मसे और जो बड़की अम्मा बनत थी गांव घर के मेहरारू, जैसे सबसे सबके कोनो बात होती तो मतलब कि एकदम से डान बनी रहती गांव घर के मालिक, बल्कि उन्होंने साथ यही जगह बुला लेके तमाम मेहरारू जात थी, बुला लेकर के तमाम औरतें जाती हैं कि भाई इनको बुला लेकर के चलो, ये बातचीत कर लेंगी। तब वो कहेंगी भैया देखो, एक बात कही रिसिया बो तो ना कहे हाँ बोलो, ना आप वाली ना इनके वाली, हम एक तीसरी थन और बताई थे ये साड़ी 600 रुपया हम देबे, जैसे ऊपर एक पैसा न देबे। तो वो कहे नाई नाई बहन जी नाई पड़ता नहीं तो उठा साड़ी धरे लगे, बहन जी साढ़े 650 दे दियो, आपका दे दियो, आपके लिए आपके बात काटा नहीं चाहिए था, आप बहुत दिन से आवत हो रही है। 650 का साड़ी दे दी, साड़ी कितने की रही, 500 की रही, 500 के वो बताओ पहले, लेकिन वो साड़ी 300 रुपए में मिलती है, 650 350 मुनाफा आपके लिए हो गया। तो कहीं ना कहीं पे ये कभी कभी होता है, कोई कोई दुकानदार ऐसे कर देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मुनाफा नहीं देते। मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा था कि ऐसे होता है।
तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य की जो अपेक्षाएं होती है, उपभोक्ता की जो सोच होती है, अपेक्षाएं वो हमेशा बदलती रहती है। 100 का अगर कहा मिल रहा है तो उसको थोड़ा कम करवाएंगे, ठीक है, जिससे वह कितना देने को तैयार है, या निश्चित नहीं होता कि उपभोक्ता कितना देने को तैयार है। अगला, प्रतिस्थापन वस्तुएं। यदि दूसरी वस्तुएं मौजूद हैं तो उपभोक्ता की प्राथमिकता बदल सकती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थापन वस्तुएं अगर मौजूद है, जैसे मान लेते हैं आप जो है कोई चीज खरीदने गए, मान लेते हैं आप चाय खरीदने गए, चाय पत्ती मान लेते हैं कि 250 ग्राम का पैकेट 60 रुपए का आता है, ठीक है, 60 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। और वहीं पर जो है कॉफी का पैकेट जो है, कॉफी का पैकेट है और आप चाय खरीदने गए हैं और एक कॉफी का पैकेट 250 ग्राम का मान लेते हैं 50 रुपए में मिल रहा है। तो चूंकि मौज मतलब कि चुस्की दोनों में आसानी से ले सकते हैं, आसान तरीके से, तो व्यक्ति सोचेगा अरे चलो इसमें ज्यादा उपभोक्ता क्या करेगा, प्राथमिकता बदल सकता है, वो चाय के स्थान पर फिर वो कहेगा भाई 250 रुपए का हुई था तो ये 240 का ही मिल रहा है मान लेते काफी, ठीक है 240, 10 का बच रहा है, 10 रुपए बच रहा है तो 240 वाली काफी ले लेगा, ऐसा भी हो सकता है। ये होता है भैया प्रतिस्थापन वस्तु, स्थापन वस्तुएं के होने से उसकी प्राथमिकता बदल सकती है, दूसरा चीज खरीद सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत हमें यह समझने में मदद करती है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु से अतिरिक्त संतोष कितना मिलता है, ठीक है। हालांकि इसे पूरी तरह सही सही तरीके से मापना मुश्किल होता है, जो कि कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला है वो मापना मुश्किल है, ठीक है। फिर भी यह अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा होती है, ठीक है, कि क्या भैया उपभोक्ता की बचत एक बहुत बड़ी अवधारणा है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तुलनात्मक लागत, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी क्या होती है, परिचय लिखिए इसका। तुलनात्मक लागत सिद्धांत, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी का प्रतिपादन बड़े फेमस अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने किया था, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है दो देशों के बीच व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड तभी लाभकारी होता है जब दोनों देश उन वस्तुओं का उत्पादन करें जिनमें उनकी लागत अपेक्षाकृत कम आती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते कोई देश, मान लेते हैं जैसे सऊदी अरब में तेल उत्पादन में कीमत कम लगती है उनको पेट्रोल बनाने में, ठीक है, पेट्रोल उत्पादन करने में, तो सऊदी अरब ही पेट्रोल निकाले। भारत में गेहूं उत्पादन अच्छे होता है, चावल उत्पादन, तो भारत गेहूं चावल उत्पादित करे, तो गेहूं चावल हम उसको दे देंगे सऊदी अरब को, क्योंकि हमारा यहाँ पर पड़ता आ रहा है। सिर्फ सऊदी अरब में गेहूं की खेती अगर करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत पैसा उनका लग जाएगा, पानी सिंचाई कर ही नहीं पाएंगे, तो उनको गेहूं उगाने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, उनको पेट्रोल उगाना चाहिए जो उनके यहाँ पर उगता है, ठीक है। तो वो वहां पर वो उगाए और उसका व्यापार कर ले, दूसरे देश से अपने वस्तु खरीद ले और अपनी वस्तु दूसरे देश को दे दे, यानी वस्तु विनिमय कर ले, यानी पेट्रोल दे करके गेहूं ले ले, या पेट्रोल दे करके पैसा ले ले, उस पैसे से दूसरे देश से गेहूं खरीद ले, ये कर सकते हैं। यही बात ये कहते हैं डेविड रिकार्डो, ये सिद्धांत ये कहता है, कौन सा सिद्धांत बेटा, ये सिद्धांत कहता है आपका तुलनात्मक लागत सिद्धांत ये कहता है कि भाई अगर जिस राज्य में जिस देश में कोई चीज कम पैसे में उत्पादित हो रही तो वह चीज उसी चीज को उत्पादित करे जो कम पैसे में उत्पादन हो रहा है जिस देश में, ठीक है। इसी को कंपैरेटिव लागत का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मुख्य विचार यह है कि हर देश को वही वस्तु बनानी चाहिए जिसमें उसे कम हानि हो, यानी लेस डिसएडवांटेज हो, कम हानि हो, फिर उस वस्तु का निर्यात करके दूसरी वस्तु का आयात कर ले। निर्यात माने बेच करके उस वस्तु को, जो वहां पर कम दाम में जो वस्तु तैयार हो रही है उस वस्तु को तैयार कर ले, फिर उस वस्तु को बेच करके फिर उसके बाद में जिस वस्तु को इसको रिक्वायरमेंट हो उसको खरीद ले, यानी आयात कर ले, ठीक है। जैसे मैंने आपको सऊदी अरब का उदाहरण देकर के समझाया। एक उदाहरण और आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि कपास सस्ते में बना सकता है भारत कपास जो है सस्ते में बना सकता है। इंग्लैंड जो है उस कपास को मशीन, मतलब इंग्लैंड क्या कर सकती है, इंग्लैंड मशीन सस्ते में बना सकता है, ठीक है। इंग्लैंड जो होता है चूंकि मशीन सस्ते बना सकता है, भारत कपास का उत्पादन अच्छे से कर सकता है, तो भारत को कपास बना करके क्या कर देना चाहिए, इंग्लैंड को कपास दे दे और इंग्लैंड मशीन बना करके भारत को दे दे। इंग्लैंड से मशीन ले लेनी चाहिए, इंग्लैंड से हम मशीन खरीद लें, कपड़े बनाने की, कुछ भी जो भी मशीन हो इंग्लैंड से खरीद लें, क्योंकि इंग्लैंड में मशीन बनाना आसान है। इंग्लैंड से मशीन खरीद लें और हम कपास उत्पादित कर लें, तो हम कपास इंग्लैंड को दे दे, इंग्लैंड हमको मशीन दे दे, यानी इंग्लैंड में कपास उत्पादित करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल हमारे यहाँ पर मशीन बनाना है। मतलब है नहीं वास्तव में, लेकिन ऐसा मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी को स्थापन, मतलब इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं आपका, क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको क्या बोलेंगे,
कंपैरेटिव तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ठीक है। लाभ इसका क्या होता है? इसका लाभ ये है इसका लाभ ये है कि दोनों देशों को फायदा होगा, इससे संसाधनों का सही उपयोग होगा और उत्पादन और दक्षता यानी क्षमता बढ़ेगी देशों की। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत से यह साबित होता है कि व्यापार सहयोग और विकास का साधन होता है, ठीक है। इस तरीके से व्यापार अगर अच्छे तरीके से किया जाए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अकॉर्डिंग किया जाए, डेविड रिकार्डो कहते हैं, तो देशों को फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? इसे मापने की प्रमुख विधियां बताइए। मांग की कीमत लोच यानी मांग जो होता है, मांग की कीमत लोच, कीमत लोच मतलब क्या होता है? जब वस्तुओं की कीमत में घटोतरी बढ़ोतरी हो जाए तो उसी को लोच, लोच माने घटना बढ़ना। तो कीमत में यानी कि वस्तुओं की कीमत में घटोतरी हो जाएगी तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की कीमत घट जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेथड्स, परिचय समझे इसका। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता को मापना जब उसकी कीमत बदले, ठीक है। यानी मान लेते कोई चीनी है 10 रुपए किलो, मतलब 40 रुपए किलो भी मिल रही है, तो आप मान लेते, अब मैं एक उदाहरण कर मैं समझा ही देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप आसानी समझे। चीनी मान लेते हैं वर्तमान में 40 रुपए किलो बिक रही है, भविष्य में क्या हो, इसकी कीमत कीमत 40 रुपए है, इस कीमत में लोच हो जाए, लोच माने कि इसकी कीमत में घटोतरी हो जाए, मान लेते इसकी 35 रुपए किलो चीनी मिलने लगी। तो जब और चीनी मान लेते इसकी बढ़ोतरी हो जाए, चीनी के रेट में बढ़ोतरी हो जाए, ये जो है 45 रुपए में हो जाए, ठीक है। तो ये बढ़ोतरी हो गई है और ये घटोतरी हो गई है। तो अब क्या होगा, ये घटोतरी बढ़ोतरी लोच होती कीमत में, ठीक है, कीमत है। तो कीमत में घटोतरी बढ़ोतरी होना, घटोतरी या बढ़ोतरी होना, इसी को लोच कहा जाता है। तो मांग की कीमत लोच यानी कि चीनी की मांग जो होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी कीमत के घटने या बढ़ने से। जब कीमत घट जाएगी, यानी 35 रुपए, पहले मान लेते चीनी है 50 लोग, इसी किसी दुकानदार से 50 किलो चीनी वो डेली बेचता है, कोई दुकानदार है, लेकिन जब उसका चीनी का रेट घटा देता है, 35 रुपए किलो चीनी हो जाती है, तो वही दुकानदार बेटा 35 किलो, मतलब कि 35 रुपए में चीनी हो जाती है, तो वही एक प्रकार से 60 किलो चीनी जो है डेली बेचता है। कितने किलो? 60 किलो चीनी वो डेली बेचता है, ठीक है। कितने किलो चीनी बेचता है बेटा? 7 किलो चीनी बेचता है। तो 60 किलो चीनी बेचता है, जब वो जो है रेट घट जाता है, समझ आया ना कि कीमत घटने से डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है, क्लियर। दूसरी ओर क्या होता है, कीमत बढ़ गई, वाले चीनी 45 में हो गई, तो पहले 50 लोग खरीदते थे, अब उसी चीज को 40 लोग खरीदने लगेंगे, यानी कि 40 लोग जो है 40 किलो चीनी उसका बिकने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो संभवतः या अधिकतर स्थितियों में देखा गया है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से लोग उसको कम खरीदते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। यही होता है बेटा कीमत लोच मांग की, ठीक है। और मांग की आय लोच भी एक होती है। आय लोच में क्या होता है? आय जो होता है, मान लीजिए आपकी इनकम, इनकम जब आपकी खूब बढ़ी चढ़ी होती है, जैसे आप 10,000 रुपए महीने कमाते हैं तो आप कम चीजें खरीदेंगे, आपका डिमांड कम होगा। आप 20,000 कमाने लगेंगे, आपका डिमांड बढ़ता जाएगा, यानी कि मांग बढ़ जाएगा। आपकी आय बढ़ने से मांग बढ़ जाएगी, आय घटने से मांग कम हो जाएगी। तो मांग की आय लोच ये दिखाता है कि आपकी आय में बढ़ोतरी या घटोतरी से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच वह लोच होती है या वह घटोतरी बढ़ोतरी होती है वस्तु की कीमत में जो कि मांग को प्रभावित करती है। वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु लोग डिमांड कम हो जाती है उस वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कभी कभी आप देखते हैं जब कोई चीज सस्ते में कर दो तो खूब लोग खरीदते हैं, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं मांग की लोच वह अनुपात है जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बीच होता है। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। मांग की कीमत लोच की विधियां, मेथड्स, मेजर इलास्टिसिटी, प्रतिशत विधि यानी परसेंटेज मेथड। मांग में 0% परिवर्तन भागी कीमत में परसेंटेज परिवर्तन, यानी उदाहरण के रूप में कीमत मान लेते हैं 10% घटता है तो मांग जो होती है 20% बढ़ती है। तो अगर कीमत बेटा कीमत जो है 10% घटेगी आपकी कोई वस्तु की,
तो मांग 20% बढ़े तो ऐसे में लोच क्या होगी, तो मांग की लोच बराबर होगा कि मतलब की कीमत में बढ़ोतरी, यानी कि मतलब कि उसमें क्या होगा, मांग में बढ़ोतरी भागे मांग में परसेंटेज बढ़ोतरी और भागे कितना हो जाएगा, कीमत में परसेंटेज परिवर्तन। तो वहां पर 20 से भाग दे देंगे 10 को, 2 निकलेगा, तो 2 ये मांग की लोच निकलेगी। ठीक है, दूसरी विधि तो परसेंटेज विधि पहले होगी, दूसरी बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। मांग वक्र, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पर किसी खास बिंदु पर लोच निकाली जाती है। एक खास बिंदु, एक कर्व होता है, एक वक्र होता है, उसी पर जो है मांग की वक्र पर उसी के हिसाब से दिखाया जाता है। अगला तो वक्र विधि, जब कीमत और मांग में बड़ा परिवर्तन होता है तो यह विधि काम में आती है। अगली विधि कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर कीमत घटने पर कुल खर्चा बढ़ता है तो लोच अधिक होगी, अगर कुल खर्चा घटता है तो लोच कम होगी। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच से हम समझते हैं कि उपभोक्ता मूल्य परिवर्तन के प्रति कितना संवेदनशील है। मूल्य के घटने या बढ़ने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति उस वस्तु कम खरीदता है, ज्यादा खरीदता है, या व्यवसायियों और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे व्यवसायी हो चाहे कोई सरकार हो, दोनों के लिए चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पैरेटो की अगर बात की तो पैरेटो के नवीन कल्याण, अगला प्रश्न है पैरेटो के नवीन कल्याणवादी विचार की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पैरेटोज न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, परिचय समझे इसका। पैरेटो का वेलफेयर थ्योरी, कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात विल्फ्रेडो पैरेटो करते हैं। समाज के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है ये। पैरेटो ने नया विचार दिया जिसे पैरेटो का सर्वोत्तम यानी कि पैरेटो ऑप्टिमम कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास, मुख्य विचार क्या था पैरेटो का। पैरेटो के अनुसार अगर देखें, पैरेटो संसाधनों का वितरण तभी सर्वोत्तम मानते हैं जब किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाए बिना दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना किए। मतलब कि एक व्यक्ति को लाभ, ऐसे संसाधन जो एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हों लेकिन दूसरे व्यक्ति को बिना कुछ हानि किए हुए, यानी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो और आपको लाभ भी हो जाए, ऐसे ही एक प्रकार से इसी को बोलते हैं कल्याणवादी सिद्धांत, जो इन्होंने कल्याणी अर्थशास्त्र विल्फ्रेडो पैरेटो। मतलब ये कि अगर किसी को फायदा होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है तो वह स्थिति पैरेटो की श्रेष्ठ अवधारणा कहलाती है। पैरेटो उसी को सर्वोत्तम अवधारणा कहते हैं, उसी को वेलफेयर थ्योरी कहा जाता है। तो पैरेटो का जो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है यही दिखाता है, किसी का घाटा किए बिना अपना लाभ कमा लिया जाए, किसी दूसरे का घाटा ना हो और आपका लाभ भी हो जाए। पहली बात, विशेषताएं इसकी क्या है, विल्फ्रेडो पैरेटो का जो आर्थिक सिद्धांत है इसका, संसाधन दक्षता, इफिशियंसी इन रिसोर्स यूज, संसाधनों का पूरा और सही उपयोग होना चाहिए, सबसे पहली बात है। ठीक है, संसाधन जो भी है उनका सही उपयोग हो और पूरा उपयोग हो। दूसरी बात है लाभ हानि का संतुलन भी यहाँ पर दिखाया गया है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही सुधार होना चाहिए, ऐसा विल्फ्रेडो पैरेटो का मानना है। सामाजिक दृष्टि से उचित है ये सिद्धांत। यह विचार न्याय और समानता पर आधारित है, ताकि जो है किसी व्यक्ति को मतलब लाभ मिले लेकिन किसी दूसरे को नुकसान किए बिना। ठीक है, यह विचार न्याय और समानता पर आधारित है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि दो लोग हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम को नौकरी देने से श्याम की नौकरी को कोई खतरा ना हो या श्याम की नौकरी ना छीने, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुधार, या पैरेटो कहते हैं इसी को आर्थिक कल्याण कहते हैं। जैसे एक मूवी अभी आई थी, बहरहाल क्या नाम है उसका पता नहीं, क्या नाम मूवी का है, 31 डेट में फंस जाता है वो व्यक्ति, और खास करके वो राजकुमार राव एक नया हीरो है, उसकी मूवी है। मूवी आई थी कि भले कुछ नाम, अभी हाल ही फिलहाल में मूवी आई है, उसमें क्या होता है कि वो नौकरी, बिजली विभाग में उसको नौकरी मिलती है और नौकरी उसकी इसी बात पर तय होता है कि भाई अगर शादी तुम्हारी तभी की जाएगी इस लड़की से। उसके पिताजी लड़की ये कहते हैं कि जब आप नौकरी लेकर के आओगे, तो लड़का जो है नौकरी करने के लिए कहता है भाई अब इतनी जल्दी नौकरी कहाँ से लाऊंगा, नौकरी को घूस वूस देकर के किस तरीके से व्यवस्थित करता है। अब वो नौकरी घूस देकर के जब इकट्ठा करता है, वो नौकरी प्राप्त करता है बिजली विभाग में, और एक दूसरा व्यक्ति होता है तो उसकी नौकरी छिन जाती है इसकी वजह से, और इसी वजह से भूल चूक माफ, मूवी का नाम है भूल चूक माफ। तो वो एक प्रकार से चलता रहता है। तो वो जब उसको पता नहीं कि मेरी नौकरी किसी को की नौकरी को हटा करके लगी है, किसी की नौकरी मेरी वजह से नहीं लगी है और उसके स्थान पर मेरी लग गई है। तो ऐसे में क्या करता है वो, लगातार मतलब शादी होने को होती है उसकी, 31 तारीख उसकी आती नहीं, शादी हो नहीं पाती है। डेली वो उठता है, डेली उसी में फंसता रहता है, मतलब कि डेली उसकी हल्दी का दिन ही रहता है। वो बहुत परेशान हो जाता है इस बात को लेकर के,
और लगातार परेशान रहता है। ऐसे में जब वो परेशान परेशान लगातार रहता है तो ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार की चीजें उसको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखेंगे। लगातार वो परेशान रहता है व्यक्ति, और जब लगातार वो परेशान रहता है ऐसे में क्या होता है कि उसका समय नहीं आता, तो उसमें भूल चूक माप, तो फिर वो नौकरी जो है बाद में फिर पता चलता है, तमाम पंडित जी से पूछता, तमाम सारी चीजें पूछता, तो एक विद्वान उनको बताते हैं कि आपको आपने ऐसा किया है कि भाई ये नौकरी आपकी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा है। वो सबसे पूछता है कि मुझे जो है, सबसे सॉरी बोलता है, सबसे माफी मांगता है, तो इसीलिए मूवी का नाम भूल चूक माफ रख दिया गया। तो फिर वो जाता है, उस एक मुस्लिम लड़का होता है, उसी से एक प्रकार से वो बार बार जो है मरने की कोशिश करता है, उसको भी बचाता है। उसको कहता है भैया तुम ही नौकरी ले लो, हमको नौकरी नहीं चाहिए, शादी हो या ना हो। ठीक है, नौकरी उसको दे देता है अपनी, जो मतलब की जो नौकरी उसको घूस नहीं लेता, कहता घूस से नौकरी नहीं चाहिए हमको। फिर शादी भी हो जाती है, वो लेक्चर देता होता, थोड़ा भाषण लास्ट में होता नहीं मूवी में, तो वही सब होता है। तो कहीं ना कहीं पे राम को अगर नौकरी मिलती है तो श्याम को उससे कष्ट ना हो, या श्याम की नौकरी को हटा करके राम को नौकरी मिले, तो ये कोई कल्याण नहीं है। श्याम को नौकरी रहे, श्याम की नौकरी रहते हुए राम को नौकरी मिल जाए। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पेरेटो का नया कल्याण सिद्धांत समाज के विकास का आधुनिक और व्यवहारिक तरीका है। यह बताता है कि सही नीति वही है जिससे कुछ लोगों का लाभ हो और किसी को हानि ना पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, श्रम बाजार से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? श्रम बाजार के लिए आवश्यक दशाएं बताइए। श्रम बाजार का क्या अर्थ है, समझे। श्रम बाजार वह विशेष स्थान है जहां श्रमिक, लेबर और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आपस में मिलकर के आपस में मिलकर के मजदूरी और कामकाज की शर्तों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि भाई किस तरीके से कामकाज करना, किस तरीके से चीजें निपटानी है। वस्तुओं के बाजार में सामान बिकता है, परंतु श्रम बाजार में श्रम शक्ति का क्रय विक्रय किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री का मालिक मजदूरों को काम पर रखता है, किसान खेत जोतने के लिए मजदूर को मजदूरी देता है, स्कूल का प्रबंधक शिक्षक को पढ़ाने की सेवा करने के बदले में वेतन देता है। तो यही सब एक प्रकार श्रम बाजार की आवश्यकता यही होती है। तो श्रम बाजार की कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। श्रम बाजार की कुछ आवश्यक दशाएं, जैसे कि पहली दशा होती है श्रम बाजार की, श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिकों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए इसमें, तभी एक प्रकार से अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी। नियोक्ताओं की उपस्थिति, यानी ऐसे मालिक होने चाहिए जो श्रमिकों को काम पर रख सके। साथ ही साथ में मजदूरी का निर्धारण पहले से होना चाहिए, श्रमिक और मालिक दोनों को मिलकर के वेतन तय करना चाहिए कि भाई हम कितने पैसे आपको देंगे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने पैसे हम आपको देने वाले हैं, सब तय कर लेना चाहिए। समझौते की स्वतंत्रता, दोनों पक्षों को अपनी शर्त रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मजदूर भी अपनी शर्त रखे और वो भी अपनी शर्त रखे, दोनों का एग्रीमेंट हो जाए और इस हिसाब से काम पे लग जाए दोनों लोग। सूचना और संपर्क की व्यवस्था, श्रमिक और नियोक्ता आसानी से एक दूसरे तक पहुंच पाए और दूसरे से बातचीत कर पाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, संक्षेप में कह सकते हैं कि श्रम बाजार तभी बनता है जब श्रमिक, नियोक्ता और समझौता और मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया मौजूद होती है। समझौता और मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया होगी, भाई कितना पैसा मिलेगा, कितने घंटे काम करने पर, कितने दिन काम करने पड़ेंगे, किस तरीके से क्या होगा, पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की विशेषताएं बताएं। बाजार मूल्य क्या है और सामान्य मूल्य क्या होता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, इसकी फीचर्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं। हेडिंग डालिएगा बाजार मूल्य क्या होता है। मार्केट प्राइस, किसी वस्तु का वह मूल्य जो किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान पर मांग और आपूर्ति यानी सप्लाई के आधार पर तय होता है। मांग और पूर्ति के स्थान पर, मतलब मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है किसी समय किसी स्थान में जो है किसी वस्तु का, तो उसी को बाजार मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु का वह मूल्य जो किसी विशेष समय और स्थान पर मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। जैसे मांग ज्यादा हो जाती तो रेट जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है, मांग कम हो जाती है तो रेट घट जाता है। जैसे जब मोटरसाइकिल सस्ती होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, मोटरसाइकिल महंगी होती है तो लोग कम खरीदते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही रेट तय होता है मार्केट का, बाजार मूल्य होता है। बाजार मूल्य की विशेषताएं लिखिए। यह अस्थायी होता है, बाजार का मूल्य टेम्परेरी होता है, ये हमेशा बदलता रहता है। आज इसे जिसको कहते हैं मंडी, मंडी का रेट हमेशा बढ़ता घटता रहता है, मंडी का कोई अपना रेट नहीं होता है।
ये चीज। दूसरी विशेषता बाजार मूल्य की ये है कि मांग और आपूर्ति के उतार चढ़ाव से बदलता रहता है, यानी हमेशा जो है बाजार का मूल्य जो है घटता बढ़ता रहता है। कभी मार्केट में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लोग ज्यादा डिमांड है उस वस्तु की, तो रेट जो है उसका बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाती है तो रेट घट हो जाता है। इस तरीके से व्यवस्था होती है मार्केट के मूल्य की। मार्केट मूल्य की अगली विशेषता है, यह अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म मूल्य होता है। ये जो है एक समय के लिए रखा जाता है, फिर आज हो सकता है दूसरा मूल्य था, कल हो सकता है दूसरा मूल्य हो जाए। इसमें अचानक परिवर्तन हो सकता है, साथ ही साथ में उपभोक्ताओं की तत्कालिक आवश्यकता पर आधारित होता है। भाई इसको मार्केट वैल्यू यही होती है, मार्केट वैल्यू मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपकी जरूरत जितनी जल्दी है उसके हिसाब से रेट तय होता है। उदाहरण के रूप में जैसे अगर आप समझें, दीपावली पर पटाखों की मांग बढ़ जाती है, तो जब पटाखों की मांग बढ़ जाती है तो पटाखे महंगे हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उनका बाजार मूल्य बढ़ जाता है। बरसात में छातों का मूल्य अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसका मूल्य लगातार बढ़ता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। अच्छा है, तो ये होगा बाजार मूल्य। दूसरा टॉपिक आपका है सामान्य मूल्य। नॉर्मल प्राइस क्या होती है? किसी वस्तु का वह मूल्य जो लंबे समय तक उत्पादन लागत और सामान्य लाभ को ध्यान में रख करके तय किया जाता है। ठीक है, उत्पादन लागत कितनी मान लेते हैं, उत्पादन लागत 100 रुपए आपकी उस वस्तु को बनाने में 100 रुपए लगे हैं और हमको इस पर 20 रुपए जो है प्रॉफिट कमाना है। इसमें जोड़ दिया 120 रुपए, उसका फिक्स रेट कर दिया कि भाई ये कोई भी वस्तु 120 रुपए की है, लंबे समय के लिए भाई 100 रुपए का सामान बन रहा है, 20 रुपए मुनाफा मिल रहा है, 120 का जो है उसको बेचा जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एक होता है सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य की विशेषता ये होती है कि ये अस्थायी मूल्य होता है, ये रेट घटता बढ़ता रहे जल्दी, ठीक है, ये परमानेंट होता है, जबकि वो टेम्परेरी होता है बाजार मूल्य। अस्थायी मूल्य जो होता है अस्थायी मूल्य में उतार चढ़ाव कम होता है, बाजार मूल्य में ज्यादा होता है। यह दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म मूल्य होता है, जबकि वो अल्पकालिक होता है बाजार मूल्य। सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत और सामान्य लाभ से निर्धारित होता है। उत्पादन की लागत कितनी है और उसको उस पर लाभ क्या चाहिए, यानी कि 100 रुपए की लागत है, 20 रुपए लाभ चाहिए, उसी पर डिसाइड होता है। यह वस्तु के वास्तविक मूल्य के अधिक निकट होता है, वस्तु के वास्तविक मूल्य के क्या होता है, अधिक निकट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने समझा चीजों को। उदाहरण के रूप में समझे, सामान्य मूल्य जैसे गेहूं या चावल का मूल्य जो लंबे समय तक स्थिर रहता है वो सामान्य मूल्य होता है, जैसे कि इतने रुपए का गेहूं का मूल्य है, चावल का मूल्य, तो ये चीज ठीक है। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर है। पहला स्वभाव के आधार पर देखें, बाजार मूल्य अस्थायी और सामान्य मूल्य अस्थायी होता है। इसके साथ ही साथ दूसरा अंतर लिखिएगा, निर्धारण का आधार, बाजार मूल्य मांग आपूर्ति से डिसाइड होता है, सामान्य मूल्य लागत और लाभ से डिसाइड होता है। समय अवधि की अगर बात करें तो बाजार मूल्य अल्पकालिक होता है, जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालिक होता है। अगला अंतर उतार चढ़ाव का, बाजार मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव होता है, सामान्य मूल्य में कम उतार चढ़ाव होता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पांचवा अंतर ये है उदाहरण के रूप में, फल सब्जियों का मूल्य रोज बदलता रहता है, ये बाजार मूल्य है, जबकि गेहूं की कीमत लंबे समय तक लगभग स्थिर रहती है, ये सामान्य मूल्य है। इस तरीके से आपने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में पूरा डिफरेंस देख लिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 9वां नंबर प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, हेडिंग डालिएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम का अर्थ, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयां बार बार उपभोग करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाला संतोष पहले से कम होता जाता है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जैसे मान लेते हैं आप पहली बार जब किसी से मिले होंगे, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो जो ललक रहती है पहली बार मिलने की, वो ललक बहुत ज्यादा, एक प्रकार से उपयोगिता बहुत रहती है, भाई मिलना है मिलना है, मिल लिए। फिर उसके बाद दोबारा मिलते तब भी ललक थोड़ी सी उतना ही रहती, थोड़ी सी कम होती है। फिर जब तिबारा मिलते हैं तो फिर ललक मतलब थोड़ी सी और कम होती है। चौथी बार मिलेंगे थोड़ी सी और कम होगी, पांचवी बार मिलेंगे और कम होगी, छठी बार ऐसे लगातार मिलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब मिलने की इच्छा ही नहीं होगी या बहुत कम हो जाएगी उपयोगिता। यही उपयोगिता ह्रास का नियम है। ठीक है, उपयोगिता ह्रास का नियम क्या कहता है? उपयोगिता ह्रास का नियम यही होता है कि धीरे धीरे करके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यही करता है कि धीरे धीरे करके उपयोगिता कम होती जाती है किसी वस्तु को। उदाहरण के रूप में जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण रख दिया हूं, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति सेब खा रहा है, पहला सेब खाने पर बहुत संतोष उसको मिलता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, भूख खूब लगी, पहला सेब खाया एकदम से प्रफुल्लित हो गया। फिर दूसरा सेब खाने पर संतोष उसका घट जाता थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद में क्या होता है, तीसरा सेब जब वो खाता है और
संतोष और भी कम उसको मिलता है। पांचवा और छठवां सेब जब खाने होता है तो संतोष एकदम से शून्य हो जाता है या नकारात्मक भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, सेब के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, या किसी से मिलने का उदाहरण दिया तो सेम इसी तरीके से यही सब चीजें होती हैं। तो यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। विशेषताएं इसकी क्या है? यह नियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, पहली बात। दूसरी विशेषता, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम ये कहता है कि कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, परंतु सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है। तीसरी विशेषता लिखिएगा, यह उपभोक्ता की मांग और कीमत चुकाने की इच्छा को निर्धारित करता है। उपभोक्ता तभी तक वस्तु खरीदेगा जब तक उसे संतोष मिलता रहेगा। जैसे ही संतोष उसका खत्म हो जाएगा, जैसे उसको संतोष नहीं मिलेगा उस वस्तु से, वो वस्तु को नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने चीजों को समझा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न, एकाधिकार, मैंने आपको इसको समझाया भी था। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं बताएं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्जिनल, मीनिंग एंड फीचर्स। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है, देखें, परिचय समझें इसका। बाजार के अनेक रूपों में एक महत्वपूर्ण रूप है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यह ना तो शुद्ध एकाधिकार है और ना ही शुद्ध प्रतिस्पर्धा है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप होता है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। तब इसमें क्या होता है, एकाधिकार भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, दोनों प्रकार की चीजें होती है, निंदापूर्ण प्रतियोगिता भी होती है और स्पर्धा मतलब कि उसमें एकाधिकार भी होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा, इसका सिद्धांत अर्थशास्त्री एडवर्ड चेम्बरलिन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत किसने किया था, चेम्बरलिन ने। इसका अर्थ लिखिएगा, जब बाजार में बहुत से विक्रेता सेलर्स होते हैं और प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु को थोड़े अलग रूप में डिफरेंस प्रोडक्ट के में प्रस्तुत करते हैं, तो इस स्थिति को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। यानी अलग अलग क्रेता, अलग अलग जो खरीदार, मतलब अलग अलग जो विक्रेता होते हैं, वो विक्रेता अपनी वस्तुओं का एक अलग डिमांड रखते हैं, अलग क्वालिटी का चीजें रखते हैं, तो अलग अलग दामों पर वो चीजें बेचते हैं। विशेषताएं अगर इसकी समझें, इसमें अनेक विक्रेता और खरीदार होते हैं, जैसे कि बाजार में बड़ी संख्या में विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार मौजूद रहते हैं ऐसे बाजार में। दूसरी बात, उत्पादों का विभिन्नीकरण होता है। प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु को ब्रांड, पैकिंग, नाम और गुणवत्ता से अलग पहचान देता है। जैसे कि मान लेते हैं चप्पल, मतलब मान लेते हैं कि कोई शर्ट है, अब शर्ट मुफ्ती की है, एलन सोली की है, ठीक है, या फिर वान हुसैन की है, या फिर किलर की है, तो जिसकी भी शर्ट होगी या फिर जारा की है, तो ये सब शर्ट के ब्रांड हैं, सभी शर्ट ही है, शर्ट सभी शर्ट ही हैं। लेकिन किसी का शर्ट का दुकान आप देखते हैं मार्केट में, कोई जारा कंपनी का पूरा सैलून है, मतलब कि जो शोरूम है, किसी का वान हुसैन का है, किसी का जो है एलन सोली का है, किसी का जो है किलर का है, किसी का मुफ्ती का है, सबका शोरूम खुला हुआ है मार्केट में, मान लेते एक, और भारी संख्या में लोग खरीदते। तो जिस शर्ट सभी है, लेकिन सब अपनी क्वालिटी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी छाप के लिए मशहूर है। तो इसीलिए एक प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, इसी को एकाधिकार, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ऐसे बाजार को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार बोलते हैं। मूल्य पर आंशिक नियंत्रण होता है, क्योंकि वस्तुएं समान नहीं होती हैं, इसलिए विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत कुछ हद तक स्वयं तय कर सकता है कि हमारी वस्तु की कीमत क्या होगी। इसके अलावा विज्ञापन का महत्व, विक्रेता ग्राहक आकर्षित करने के लिए विज्ञापन और प्रचार पर अधिक ध्यान देते हैं। इसमें प्रचार होता है, जैसे कि घड़ी निरमा हो गया, व्हील निरमा हो गया, ये सभी का प्रचार खूब होता है। फेना ही लेना एक प्रचार आता है, ये सब कंपनी है निरमा की, सबसे कपड़े ही साफ होते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटी, सबके अलग अलग दाम है, ठीक है। ये ऐसे बाजार जो होते हैं प्रतिस्पर्धात्मक बाजार नहीं होते हैं, बल्कि ये एकाधिकार प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होते हैं। इसमें एकाधिकार भी और प्रतिस्पर्धा भी होती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं होती, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, यानी कि एक वस्तु के स्थान से व्हील निरमा लाओ चाहे घड़ी निरमा लाओ, बात एक ही है, साफ दोनों कपड़ा करेगा, तो वही चीज है। वस्तुएं बिल्कुल समान नहीं होती हैं, परंतु एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं, ठीक है, बात ध्यान रखें। चाहे मुफ्ती का शर्ट पहनो, चाहे जारा का पहनो, ठीक है, चाहे किलर का टी शर्ट पहनो, और चाहे जो है आप जो है एलन सोली का पहनो, चाहे आप जो है किसी का कंपनी पहन लो। मुक्त प्रवेश और निकास, लंबे समय में नए विक्रेता आसानी से बाजार में आ सकते हैं और पुराने बाहर जा सकते हैं, ये बढ़िया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, टूथपेस्ट उद्योग में कोलगेट,
कम अंजन आता, चाहे आप कोलगेट वाला टूथपेस्ट करें, चाहे पेप्सोडेंट करें, चाहे डाबर रेड पेस्ट करें, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। सभी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग नाम और अलग अलग ब्रांड के द्वारा बेचे जाते हैं और जाने जाते हैं। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं बाबू, एकाधिकार एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार, उत्पादों का विभिन्नीकरण और प्रतिस्पर्धा के साथ सीमित एकाधिकार। इससे उपभोक्ता को कई विकल्प मिलते हैं और उत्पादन बढ़ता भी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही आ गया, पूर्ण प्रतियोगिता और इसमें अंतर, डिफरेंस को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। फिर बाकी और भी क्वेश्चन है, इसको हम चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93 60 62। बाकी ये सब जो पूरा पीडीएफ इसमें है और तमाम सारे प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में अगला जो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इतने को देखिए। बाकी आपका जो आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ में आपको सारे सब मिल जाएंगे नोट्स। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के इस पर भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई। बेटा कितने रुपए? केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या रखा? स्कैनर आपके पास भेजेंगे। जैसे आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, स्कैनर पर आप मात्र 100 रुपए फीस जमा करेंगे। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फीस 100 रुपए जमा करेंगे, आपको लाइव क्लास वाले लिंक से जोड़ दिया, मतलब ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे, आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेगा और पीडीएफ नोट्स से प्रैक्टिस सेट का, मॉडल पेपर का, रिवीजन क्लास का, मैराथन क्लास का, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, सबका होगा। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज वगैरह आपको खरीदनी तो नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपके तीनों सब्जेक्ट का, मेजर माइनर को करिकुलर, सबका आपको मिलेगा। 4-5 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, को करिकुलर का भी मिल जाएगा। फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, सभी का आपको मिल जाएगा। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में पूरी व्यवस्था के साथ आपको मिलेगा। जिन बच्चों को जुड़ना वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस में पूरी व्यवस्था के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, मतलब कि चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश पूरा, और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ और सभी सब्जेक्ट का लाता रहता हूँ। धन्यवाद।